हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे मेडावल हिस्ट्री का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम हमारा एक नया टॉपिक दैट इज़ द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1000 से लेके 1200 सीई तक का जो कॉन्फ्लिक्ट था हम उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे वेस्टर्न चालुक्यास को हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमारे कल्याणी के चालुक्यास थे उनके बारे में डिस्कशन जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज नया टॉपिक, नया चैप्टर है, नई जो है शुरुआत करनी है। तो नई शुरुआत में आज हम आप जो है यहाँ पर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑफ एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी समझेंगे, स्टोरी को जानेंगे, फिर जो है यहाँ पर आगे चीज़ें कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने साथ मैप्स लेकर के बैठिएगा। आपके जो हिस्ट्री के मैप्स हैं ये केवल हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि साथ के साथ जो एस्पिरेंट्स जीएस में भी अपना हिस्ट्री प्रिपेयर करना है आपको, क्योंकि जीएस का टॉपिक है, जीएस 1 में आता है, जीएस 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे प्रीलिम्स के लिए बल्कि हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है जीएस में हिस्ट्री का टॉपिक। और ये जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये आपका एक बेस बनेगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो इसे ध्यान से समझिएगा, अपने साथ मैपिंग जो है ले करके बैठिएगा। अपनी मैपिंग के जो बुक्स हैं, हिस्ट्री की जो मैप की बुक आती है वो अपने साथ ले करके बैठिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मैं मैपिंग के बुक के बारे में कुछ रिव्यू दूं, देन मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। आई विल मेक अ शॉर्ट अपॉन दैट वीडियो। उस बुक के बारे में भी मैं एक छोटा सा जो है शॉर्ट आपको जो है बता दूंगी, वो बना करके कि भी वो बुक किस तरीके से हेल्पफुल है। आई पर्सनली रिकमेंड यू दैट कि आप उसे यूज़ कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका टाइम पीरियड तो हमने देखा है कि वो 1000 से 1200 सीई तक का इसका टाइम पीरियड है। तो इसमें क्या होता है, इस पीरियड के दौरान हमारा जो 1000 से 1200 तक का ये जो पीरियड है, यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस, कुछ नहीं, ये छोटी चेंजेस नहीं थी, ये बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस थी। वी हैव विटनेस्ड लॉट मैनी चेंजेस इन वेस्ट सेंट्रल एशिया एज वेल एज इन द नॉर्थर्न इंडिया। तो वेस्ट एशिया में चेंजेस दिखाई दे रहे थे, सेंट्रल एशिया में दिखाई दे रहे थे, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में दिखाई दे रहे थे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें 1000 से 12,000 सीई तक हमने देखे हैं, जो हमने विटनेस किए हैं, इनके बारे में ही है ये बात। तो यहाँ पर इस पीरियड के दौरान हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, और साथ के साथ हमें नॉर्दर्न इंडिया में भी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड हेयर आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्प्स ऑफ अ मैप। ये मैंने एक आपको यहाँ पे मैप प्रोवाइड किया है ताकि आप इसे विजुअलाइज कर सकें, ताकि इसे आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई कि एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जो पीरियड था 1000 से 12,000, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए इन द वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया में। तो एक कंटिन्यूस हमें इनकर्शंस कह लो, उन्हें आक्रमण कह लो, इनकर्शंस को आक्रमण ही कहते हैं, हिंदी का अनुवाद है वो। इनकर्शंस को हिंदी में आक्रमण बोला जाता है। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार आक्रमण हमें दिखाई दे रहे थे। टर्किश जो ट्राइब्समैन हुआ करते थे, टर्किश जो हमारे आदिवासी थे, ट्राइब्समैन थे, उनके द्वारा किए गए हमारे लगातार जो आक्रमण थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। और ये आ रहे थे सेंट्रल एशिया से। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ, इस स्लाइड में मैंने आपको मैप्स दिखाई दिए हैं, प्रोवाइड भी किए हैं, ताकि आप उन चीज़ों को देखिए, समझिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी।
तो यहाँ पर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जो हमारे टर्किश ट्राइब्समैन हैं, टर्किश ट्राइब्समैन जो हैं हमारे, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस लगातार ये आक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका कंटिन्यूस आक्रमण चल रहा है, कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस इनके इनकर्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूस आक्रमण ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो इनके लगातार और बार बार जो इनके आक्रमण हो रहे हैं, और इनकी एक हमें यहाँ पर मर्सिनरी कैरेक्टर दिखाई देता है हमारे टर्किश सोल्जर्स का। तो हमें एक मर्सिनरी कैरेक्टर दिखाई देता है। मर्सिनरी कैरेक्टर, अरे कैरेक्टर ढीला है हमारे टर्किश सोल्जर्स का। ऐसा नहीं है कि गलत वे में है, गलत वे में नहीं है, ये थाली में घूमते हुए बैंगन की तरह हैं, जो एक बार इधर जाते हैं फिर उधर जाते हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि हमें करना ही क्या है। ये अपना कंफ्यूज हैं, ये अपनी लॉयल्टीज़ के प्रति कंफ्यूज हैं, ये अपनी लॉयल्टी, वो लॉयल्टी होती है किसी के प्रति आप वफादार हैं। अरे कुत्ता भी वफादार होता है, लेकिन ये नहीं थे, ये घूम रहे थे कभी इधर कभी उधर, इनका तो वही काम था, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, वो काम ये लोग कर रहे थे। हमारे मर्सिनरी कैरेक्टर शो कर रहे थे सोल्जर्स, टर्किश सोल्जर्स। मर्सिनरी कैरेक्टर किसका शो हो रहा था? ऑफ द टर्किश सोल्जर। इधर चला मैं उधर चला वाली बात कर रहे थे ये लोग। ऋतिक रोशन का गाना इन्होंने सुना हुआ था, इधर चला मैं उधर चला, तो ये चीज़ें इन्होंने पढ़ी हुई थी, सुनी थी, कहीं ना कहीं गाना सुन रखा था, तो ये इसी वजह से कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, ये स्विच करते रहते थे। जैसे स्विच होता है ना, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। आप कभी ना कभी खेलते रहते हो, टाइम पास तो करते ही हो घर पे भी, है ना। घर पे टाइम पास करने का लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन 2020 में, याद होगा आप लोगों को, घर में और कुछ नहीं तो मम्मी यही कहती थी कि बेटा सफाई ही करवा दो, यहाँ साफ़ कर दो, वहाँ साफ़ कर दो, स्विच बोर्ड साफ़ कर दो, स्विचेस जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, मैले हो रहे हैं, उनको साफ़ करा दो, एकदम से चमका दो उनको, है ना। एक ही काम बचता था कि घर की साफ़ सफाई करा दो, टाइम जो है टाइम पास हो जाएगा। लेकिन पढ़ने वालों के लिए टाइम पास नहीं होती हैं चीज़ें। जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने तब भी पढ़े हैं, जिन्होंने टाइम पास करना था वो आज भी टाइम पास कर रहे हैं, आज के टाइम पर भी वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तब भी किया था आज भी कर रहे हैं। तो हमारे टर्किश सोल्जर्स जो थे ये भी स्विच करते रहते थे अपनी लॉयल्टीज़ को, हु स्विच्ड देयर लॉयल्टीज़ ऑफनली, ये अपनी लॉयल्टीज़ जो थी वो स्विच करते रहते थे। एंड दे वर स्ट्राइव बिटवीन द डिफरेंट मुस्लिम जो सेक्ट्स थे उनके बीच में, ये जो थे इनका हमें यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे थे, कुछ स्ट्राइव हमें दिखाई दे रहा था मुस्लिम सेक्ट्स के बीच में और दूसरे जो क्षेत्र के जो लोग थे उनके बीच में। कुछ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में के बीच में जो संघर्ष का यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा था। विभिन्न जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय जो थे, डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स जो थे, इनके बीच में भी हमें यहाँ पर जो है एक हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा था, एक जो है यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे थे, एक संघर्ष ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर हमें ना केवल ही सोल्जर्स का मर्सिनरी कैरेक्टर मिला है, बल्कि साथ के साथ हमें जो डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स जो थे और साथ के साथ जो हमारे विभिन्न क्षेत्र जो थे, इनके बीच में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा था। देयर वाज अ स्ट्राइफ, यहाँ पर स्ट्राइफ था। तो डिफरेंट रीजन्स के बीच में हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे थे चीज़ें कि बड़ा ही यहाँ पर चीज़ें रेस्टलेस होती दिखाई दे रही थी। एक वैसा काल जहाँ पर हमें जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बड़ी ही हमें इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि बड़ा ही संघर्ष हो रहा है यहाँ पर।
और इसी वजह से इस टाइम पीरियड को जो है वो जो है नाम दिया गया कि ये एक जो पीरियड है वो एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का समय है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस समय को एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का टैग दे दिया गया। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का एक टैग दे दिया गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड की बात करें तो जब इस दौर का, इस समय का जब अंत हो रहा था, देयर वर अ सीरीज ऑफ इनकर्शंस ऑफ टर्क इनटू द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे जो हमारे इनकर्शंस थे, आक्रमण हो रहे थे हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ। जो टर्क्स थे उनका जो है आक्रमण वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा नॉर्थ का जो एरिया है, ये नॉर्थ का हमारा एरिया है। और टर्क्स जो थे वो यहाँ पर लगातार जो है वो अटैक, इनका आक्रमण जो थे वो यहाँ पर इनकर्शंस, आई विल राइट इनकर्शंस जो थी हमारे टर्क्स के थ्रू, टर्क्स जो इनकर्शन यहाँ पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर इनका इनकर्शन हो रहा था। तो ये था एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा जो मैंने आपको इंटरव्यू दिया। हमारा एक ओवरव्यू कह लो, एक इंट्रो कह लो, या कुछ भी आप कह सकते हो कि शुरुआत का जो समय था वो बांधना ज़रूरी होता है। जैसे कपिल शर्मा अपना जो है समय बांधता है, आपको हंसाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश किया है, हंसाने का काम नहीं किया है। हिस्ट्री मजाक नहीं होती है भैया, हिस्ट्री पढ़ने का विषय है, पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे ही। आस पास की बातें करके समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हम लोग, क्योंकि पढ़ना, सिलेक्शन लेना, आईएएस बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झक मारने से। बीच बीच में जो है पंच लाइन्स जो है हमारे कुछ चीज़ें समझाने के लिए ये चीज़ें बोली जाती हैं ताकि आपको जो है वो बोरियत ना लगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में दिया जाएगा। झक मारने के लिए यहाँ पर हम नहीं आए हैं, झक नहीं मारेंगे भैया, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लोग यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं, कईयों ने कितनी बारी हिस्ट्री को रिवाइज भी कर दिया हो गया, और अभी हम जो है यहाँ पर झक नहीं मारेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ द हमारे एक्सपेंशन पॉलिसी थी हमारे उम्मयद कैलिफेट की। एक हमें उम्मयद कैलिफेट दिखाई देते हैं। कैलिफेट को हिंदी में खिलाफत बोला जाता है। इसके पीछे की भी भैया एक कहानी है, वो हम धीरे धीरे जो है आपको मैं उसका एक शॉर्ट्स जो है आपको दूंगी। वो जो है एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, उसे हम अगर कहानी में समझें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एज अ जो है उसके नोट्स बनाने की या कुछ भी ऐसे समझने की इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ेंगे, उसे केवल समझेंगे, एक फ़न फैक्ट की तरह लगा लीजिए, एक मस्ती की तरह लगा लीजिए। वो भी हम पढ़ेंगे जब राइज़ ऑफ इस्लाम हो रहा था। राइज़ ऑफ इस्लाम को भी भैया वो पढ़ने का एक पार्ट है, वो भी हम जो है एक कुछ ना कहीं तो उसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे शॉर्ट्स में, वो शॉर्ट्स में आएगा। अभी वो है यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ वही समझाया जाएगा। कैलिफेट क्या होता है, ये सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, इस्लाम कैसे आया, इस्लाम का राइज कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो है हम हमारे जो है शॉर्ट्स में समझेंगे। उन्हें एक बार समझने की ही कोशिश कर लेंगे कि भी वो कैसे होती हैं। एक कहानी है, छोटी सी है, हम उसमें कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट जो था हमारा वो हमारा एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझना था। जो उम्मयद खिलाफत थे, इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, इनकी एक एक्सपेंशन पॉलिसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे उम्मयद कैलिफेट की, उम्मयद खिलाफत की। ये खिलाफत कहा जाता है उम्मयद खिलाफत की, उम्मयद खिलाफत नाम याद रहना चाहिए आपको। उम्मयद कैलिफेट, उम्मयद कैलिफेट जो थे, आई विल ओनली से खिलाफत, ओके, आप समझ लीजिएगा मैं कैलिफेट की बात कर रही हूँ। मैं लिखूंगी कैलिफेट लेकिन बोलूँगी खिलाफत ही, ठीक है। तो उम्मयद कैलिफेट जो थे, इनका जो एक्सपेंशन पॉलिसी ये एक अपनाते थे, इनके पास जो थी वो एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी।
इनके पास क्या थी, एक एक्सपेंशन पॉलिसी। एक्सपेंशन पॉलिसी क्या होती है, विस्तार करने की नीति, अपने किंगडम्स को विस्तार कर लेना, उसको जो है आगे बढ़ा लेना। जैसे हमने पिछले राज्यों में देखा है, जो भी हमारे राजा हमने पढ़े हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान थे, चाहे वो कोई और राजा थे, जिनके भी बारे में हमने डिस्कशन अब तक किया है, हमने उनकी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को देखा है। उनकी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हुआ करती थी, अपने राज्य का वो विस्तार करते थे, उसको एक्सटेंड करते थे। उसी तरीके से बेचारे हमारे उम्मयद खिलाफत जो थे, उम्मयद खिलाफत ये भी अपने राज्य को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने जो है एक्सपेंशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। अकेला हमारे पृथ्वीराज चौहान को थोड़ी हक था, इनको भी हक था, इनके पास भी वो राइट्स हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी राजा हैं। एक्सपेंशन पॉलिसी थी इनके पास एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी। हमारे उम्मयद कैलिफेट के पास जो इन्वेजन स्टार्ट किया इन्होंने अर्ली 8th सेंचुरी में, इन्होंने इसी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत एक अपना इन्वेजन स्टार्ट किया एज अर्ली एज इन द 8th सेंचुरी। इंडिया की तरफ इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। देखो ये इंडिया का मैप भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इन्होंने इंडिया, अपने भारत की ओर इन्होंने अर्ली 8th सेंचुरी में एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेजन्स करने स्टार्ट कर दिए। इन्वेजन्स मतलब आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने भारत में आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए थे अराउंड 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में ही इन्होंने आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। 8th सेंचुरी के अराउंड इंडिया में इन्वेजन्स को स्टार्ट कर दिया, इन्वेजन स्टार्ट कर दी। इसके अलावा क्या होता है, जो अरब्स थे, अरब्स जो अट्रैक्टेड थे बाय द वेल्थ प्रोमिस्ड बाय द इंडिया। हमारा इंडिया अगर बात करें तो आज उस समय पर हमारा जो भारत था उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। A lot of money, lot of wealth was present in our India. इंडिया बहुत ही अमीर था, बहुत ही वेल्दी था यहाँ पर। आज के समय जैसा नहीं है। ये तो अंग्रेज हमें लूट के खा गए और साथ के साथ लूटेड वर्ड भी अपने साथ उड़ा करके ले गए। लूटेड वर्ड को भी लूट लिया और इंडिया को भी लूट लिया। इंडिया को लूट करके ले गए। इसी वजह से आज जो है हम इतने जो है डेवलपिंग स्टेज में आ चुके हैं। हमारा इंडिया आज डेवलपिंग स्टेज में सिर्फ उन ब्रिटिशर्स की वजह से है। अगर वो ना आते, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना होता और आज भी हमारा इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में गिना जा सकता था। लेकिन आने वाला समय जो है वो ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ पाएगा, आएगा, कोई समय तो आएगा। जैसे करण अर्जुन आए थे, वैसे यहाँ पर भी जो है एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया भी डेवलप्ड नेशंस के अंडर जो है उसे कैटेगराइज किया जाएगा। चाहे आज वो डेवलपिंग में है बट स्टिल इंडिया इज़ होल्डिंग अ पावर। फिर भी इंडिया आज भी एक पावर की फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं। इंडिया को गोरे की नज़र से नहीं, पावर की नज़र से देखो। तो यहाँ पर जो है उम्मयद कैलिफेट ने एक्सपेंशन पॉलिसी से 8th सेंचुरी में इंडिया के ऊपर आक्रमण करने स्टार्ट किए। इसके अलावा क्या होता है, जो अरब्स थे हमारे, अरबी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये अट्रैक्ट होते गए। जैसे आज हमारे इंडिया में लोग अट्रैक्ट हो के कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग देयर कंट्रीज बिहाइंड, ऑल्दो they are contributing in the GDP and all such things, लेकिन फिर भी they are living their nations। फिर यहाँ पर हमारे अरब्स जो थे वो इंडिया में आते थे क्योंकि वो अट्रैक्टेड थे बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया। जो इंडिया में वेल्थ मिलता था, पैसा था, जो सोना था, उसकी वजह से ये यहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। जो अरब्स थे they were attracted by the wealth promised by the India। एंड हमारे जो अरब मर्चेंट्स थे, सेलर्स थे, वो भी यहाँ पर आया करते थे। हमारे जो भी अरब मर्चेंट्स थे, सेलर्स जो थे, वो भी यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में आते थे।
एंड दे विटनेस देयर जो है जर्नीज इन्होंने बताई हैं, जो वेल्थ के बारे में इन्होंने बताया है। एक दूसरे से जब ये बात करते थे तब ये अट्रैक्ट हो जाते थे। एक मर्चेंट आया, उसको बड़ा मुनाफा हुआ, उसने कहा इन दूसरे को कि भैया मैं तो यहाँ पर जो है अपना जो है बिजनेस करके आया हूँ, अरे मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ वहाँ पे जाके, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल्दी लोग हैं, बड़े अमीर घराना है वहाँ पे, आप जाइए तो सही हुजूर, आप जाकर तो देखिए, कहीं आप जो है आपको पता लगेंगी चीज़ें कि बहुत ही अच्छा है भारत। तो इस तरह की चीज़ें कुछ सुनाई देने लगी, लोगों के जो है तारीफ़ें होने लगी, तो वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। जो अरब्स थे, दे गॉट अट्रैक्टेड हेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, अरब्स जो थे, अरब्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे, अट्रैक्टेड बाय वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्ट हुए। एंड सिंस अर्बन मर्चेंट्स एंड सेलर्स बोस्टेड ऑफ द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडियन टेरिटरीज, तो यहाँ पर ये इंडिया की जो टेरिटरीज थी यहाँ पर आते हैं, भारतीय क्षेत्र की जो है यहाँ पर अपना लेकर के आते हैं, अपने बोट्स को यहाँ पर सेल करते हैं। एंड दे हैड विटनेस्ड इन देयर जर्नीज, ये अपनी जर्नीज में भी बताते हैं लोगों को भी भारतीय क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छी वेल्थ मिलेगी। लेकिन अगर अराउंड 712 सीई की बात करें, देन अरब्स इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो अरब्स ने इंडिया के ऊपर अपना इन्वेजन यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो लगभग ये बात है 712 सीई की, 712 सीई की बात है। जब 712 सीई की बात करेंगे, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, और वहाँ पर स्पेस भी रहने देते हैं क्योंकि कई बार जो है आपको मैपिंग अच्छे से जो है विजुलाइज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर 712 सीई की बात हो रही है। 712 सीई के अराउंड क्या होता है, जो हमारे अरब्स हैं, अरब्स इन्वेड करते हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन से, जिसे हम सिंध का इलाका कहते हैं, सिंध से जो है आक्रमण करते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन से आक्रमण करते हैं इंडिया के ऊपर। किसके अंडर करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा ही जिसके अंडर ये आ रहे हैं, कोई जनरल होगा, कोई इस तरह का जो है कोई अच्छी सी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ कोई इंसान होगा। ऐसा तो नहीं है कि भी कोई भी किसी को सपना आया और सपने में उसने देखा कि मैं आक्रमण कर रहा हूँ इस इलाके में, तो उसने सपने से जब आंख खुली तब उसने देखा कि भी चलो वहाँ पर जाकर के हमला करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अरब लोग सो रहे थे और अचानक से उनको सपना आ गया, सपने से आंख खुली तो अगले दिन ही उन्होंने नहाया, जो है ब्रश किया, नहा करके खाना खाया और कहते चलो इंडिया की ओर, चलो आक्रमण करें। ऐसा तो नहीं किया होगा, ये सब कुछ तो नहीं हुआ होगा। हाँ, तो 1712 बोल दिया, इट्स 712 सीई के अराउंड, 712 सीई के अराउंड अरब्स ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था जिसे सिंध का इलाका कहा जाता है, यहाँ से उन्होंने आक्रमण किया। एंड इट वाज अंडर मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम तो कहीं सुना तो होगा ही, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, या अपने टीचर से क्लासेस में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, या कोई अभी जो फर्स्ट टाइम जो जिनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्होंने तो नहीं सुना होगा, लेकिन जिनका सेकंड है, थर्ड है, पहले हिस्ट्री भी जो है आपने पढ़ी है, लेकिन अभी इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुना सुना तो लग ही रहा होगा ये नाम, मोहम्मद बिन कासिम। इनके अंडर, इसके नेतृत्व के जो है इसके नेतृत्व में ही जो अरब्स थे, इन्होंने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण किया हमारे सिंध के एरिया से। जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे, ये जनरल हुआ करते थे हमारे उम्मयद कैलिफेट के। उम्मयद कैलिफेट मतलब उम्मयद खलीफा, जो हमारे खिलाफत थे, जो हमारे उम्मयद खिलाफत जो थे,
इनके जो थे ये जनरल हुआ करते थे। इनके जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम। उम्मयद कैलिफेट के जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम। इनके नेतृत्व में अरब जो थे वो इंडिया में आक्रमण करते हैं लगभग 712 सीई में। और ये आक्रमण होता कहाँ से है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये रीजन हो गया हमारा। ये सिंध का इलाका आपको जो है वो हाईलाइट किया हुआ, ये रहा सिंध। ये सिंध का इलाका है। यहाँ से, सिंध के इलाके से, ये जो एरिया था यहाँ से, सॉरी यहाँ से इन्होंने आक्रमण किया हमारे भारत के ऊपर। ये एरिया था वो, अगर जूमिंग करके दिखाऊं देन ये रहा, ये एरिया था वो। इस एरिया से, ये एरिया से इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया था। इस एरिया से इन्होंने आक्रमण किया था। तो इट्स अबाउट 712 सीई जब अरब्स ने इन्वेजन किया, इन्वेडेड इंडिया। इन्होंने ये इन्वेजन कहाँ से किया था? फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से किया था। नॉर्थ वेस्ट रीजन जिसे सिंध बोला जाता है, सिंध का जो इलाका था यहाँ से किया था। किसके नेतृत्व के जो है में किया था इन्होंने? ये थे हमारे अंडर मुहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और जो मोहम्मद बिन कासिम हैं ये जनरल हैं ऑफ उम्मयद कैलिफेट। उम्मयद कैलिफेट के ये जनरल थे। इनके नेतृत्व में ये भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। अभी इन्होंने आक्रमण तो किया, लेकिन कारण क्या था? इतना अचानक से इन्होंने आक्रमण कर दिया, कुछ तो बात हुई होगी, रीज़न तो कोई होगा ही। हाउएवर जो रीज़न जो था फॉर दिस इन्वेजन ऑफ सिंध was to avenge the plunder of Arab ships by the pirates of देबाल। तो जो देबाल के पायरेट्स जो थे, अभी देबाल के जो पायरेट्स थे, देबाल के पायरेट्स को अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊं देन जो देबल के समुद्री डाकुओं को कहा जाता है। जो देबल के समुद्री डाकुओं ने अरब्स के कुछ शिप्स थे उनको प्लंडर किया, उनको लूटा था। बस उस लूटने का बदला लेने के लिए इन्होंने इन्वेजन किया, इन्होंने आक्रमण किया था सिंध के ऊपर। अब ये जो आक्रमण हुआ था इसके पीछे का रीज़न क्या था? अभी हम रीज़न की बात कर रहे हैं। इसे अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कारण क्या था। इतना जो है यहाँ पर कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इतना जो है इन्होंने इन्वेजन किया अरब्स ने इंडिया के ऊपर, इसका कारण तो होगा ही कुछ। इसका कारण था द रीज़न फॉर द इन्वेजन। ये जो रीज़न था ना इन्वेजन का, जो आक्रमण इन्होंने किया था, इन्वेजन किया इन्होंने सिंध में, सिंध का जो इन्वेजन था इसके पीछे का कारण ये था कि ये जो थे वो रिवेंज मतलब बदला लेना चाहते थे। ये बदले की भावना से आए थे। अरे इनके पास जो है, इन्हें पता नहीं था ना कि भी एथिकल एंड नॉन एथिकल, मॉरल इमोरल नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं। इनको ये नहीं मालूम था। अभी इनको सिर्फ जो है ये दिख रहा था खून का बदला खून से, और अभी इन्होंने तो लूटा है। अब हम इन्हें बताएंगे कि बेटा लूटते कैसे हैं, लूटना किसे कहा जाता है, ये हम तुम्हें बताएंगे। तुम हमसे सीखना कि हम कैसे तुम्हें लूटते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने रिवेंज में किया था ये इनसे रिवेंज, और ये इसे कहा जाता है रिवेंज और अवेंज लेना चाहते थे। ये बदला लेना चाहते थे, रिवेंज लेना चाहते थे। जो प्लंडरिंग हुआ था, जो लूटा गया था, प्लंडर हुआ था अरब शिप्स का। जो अरब के शिप्स आ रहे थे बिजनेस के लिए यहाँ पर, तो उनको जो है लूटा गया था। इनकी प्लंडरिंग की किसने थी, इनको लूटा किसने था?
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो हमारे अरब के जो शिप्स थे उनको प्लंडर किसने किया था, किसने लूटा था? बाय द पायरेट्स ऑफ देवल। देवल के जो पायरेट्स थे, देवल के जो समुद्री डाकू थे, उन्होंने लूटा था। उनके द्वारा जो है इनके शिप्स को लूटा गया। इस लूट का बदला लेने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। वो इन्वेजन उन्होंने इसीलिए तो किया था, सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। बदले की आग देख रहे हो भी, तो यहाँ पर इनके भी मन में एक बदले की आग थी। तो वो बदले की आग जो थी उसके अंडर इन्होंने जो है पायरेट्स ऑफ देवाल के साथ इन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ पे आए थे। जब हमारे किंग थे जो दाहिर, जो किंग हुआ करते थे दाहिर, उन्होंने जो है इनको पनिश करने के लिए, जो देवल के जो पायरेट्स थे, देवल के जो डाकू थे, उनको जो है इन्होंने पनिश करने से मना कर दिया। दाहिर जो थे वो राजा थे, दाहिर ने जो है इनको मना कर दिया कि हम इनको पनिश नहीं करेंगे, वी विल नॉट पनिश देम। तो इन्होंने मना कर दिया। इनके मना करने पर जब दाहिर ने इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया पनिश करने से, पनिश द पायरेट्स, जो हज था गवर्नर ऑफ इराक का ये गवर्नर हुआ करता था। उसने कुछ अपनी आर्मीज को डिस्पैच किया अंडर हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ। इनके एक भतीजे भी रहे हैं और इनके वो सन इन लॉ भी रहे हैं। वो इनके सन इन लॉ भी हैं और इनके भतीजे भी हैं, और इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो हज के नेफ्यू भी हैं, भतीजे भी हैं, और साथ के साथ ये उनके सन इन लॉ भी हैं। तो उनके दामाद भी हैं और उनके नेफ्यू भी हैं। तो ये सब चीज़ें मुस्लिम कैटेगरीज में, जो मुस्लिम जो रिलीजन फॉलो करते हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। एंड यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं कहना, डिस्क्लेमर इज़ ऑन, कि भी एवरीवन इज़ इक्वल हियर, सभी एक सामान्य हैं, किसी के प्रति जो है ऐसी हेटनेस नहीं रखनी चाहिए। एवरीवन इज़ इक्वल इन माय आइज़। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक हैं उससे नहीं भटकेंगे, टॉपिक से जो है भटकने का भी कोई मुद्दा बनता ही नहीं है भैया। तो यहाँ पर दाहिर ने जब इनको रिफ्यूज़ कर दिया पनिश करने से इन पायरेट्स को, तब जो हज थे, वो गवर्नर थे इराक के, उन्होंने एक आर्मी को डिस्पैच किया, उन्होंने आर्मी को भेजा अंडर हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ दैट इज़ मोहम्मद बिन कासिम। इनके अंडर कुछ आर्मी को यहाँ पर भेजा। लाइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, दोबारा अपने ओजी कलर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो किंग थे जिनका नाम है दाहिर किंग थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया टू पनिश पायरेट्स। इन पायरेट्स को पनिश करने से, इनको सज़ा देने से मना कर दिया। फिर क्या होता है, जब इनको इनकार कर दिया, फिर यहाँ पर हज जो हैं हमारे, हज ये गवर्नर रहे हैं, ये गवर्नर हैं ऑफ इराक, ये इराक के गवर्नर हैं। इन्होंने आर्मी को डिस्पैच किया, आर्मी को भेजा, डिस्पैच्ड आर्मी, इन्होंने आर्मी को भेजा। ये आर्मी किसके अंडर थी? अंडर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के ये अंडर थी ये आर्मी, और मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इनके नेफ्यू भी थे, और सन इन लॉ भी थे, मतलब भतीजे भी थे और दामाद भी थे। ये इनके दामाद भी थे और भतीजे भी थे, और मोहम्मद बिन कासिम के अंडर भेजते हैं। ये यहाँ पर आते हैं 712 CE के अराउंड, ये 712 के अराउंड आते हैं, लगभग 712 CE के अराउंड यहाँ पर आते हैं।
एंड बिसाइज्ड देबल। और ये यहाँ पर जब पहुँचते हैं तब ये जो देबल थे, देबल जो थे हमारे, देवर सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, ये उनको आकर के घेर लेते हैं। बिसाइड्स मतलब उनको घेर लेते हैं कि हमने, जब पुलिस आती है, फिल्म में आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज़ जो बना करती थी, जो हमारी ओल्ड मूवीज़ बना करती थी, तब उसमें दिखाया जाता था कि जब एक किडनैपर है, उसने किसी को किडनैप कर लिया और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस अनाउंस करती है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम्हारा बच के जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, इनके अंडर जो आर्मी आती है, वो हमारे देबल को, जो पायरेट्स थे, उनको घेर लेती है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम्हारा बच के जाना इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, तुमको यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ही सज़ा देंगे, तुमको किसी और ने सज़ा नहीं दी, कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को, हम बैठे हैं, हम तुम्हें सज़ा देने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये उनको सज़ा देते हैं, उनको घेर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि उनको घेरा जाता है। तो यहाँ पर जो 712 CE के अराउंड की बात हमने की थी कि यहाँ पर इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है हमारे आर्मी का, अरब आर्मी का, और यहाँ पर जो है अराइव करते हैं वो लोग, हमारे मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो अपनी आर्मी लेकर के पहुँचते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, आई विल राइट MBQ, ओके, आप लोग समझ जाइएगा कि MBQ का मतलब मोहम्मद बिन कासिम है। लेट मी राइट हियर एक बार, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो अलग कलर से लिखेंगे एक बार, मैं आपको दिस। तो MBQ का मतलब है, MBQ इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम। अभी इतना लंबा नाम लिखना ना बहुत मुश्किल लगता है, घंटाला आ रहा था, इसी वजह से चेंज कर दिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज़ MBQ। इनके अंडर एक आर्मी आती है और ये आकर के दे बिसाइज्ड देबल, ये देबल को घेर लेते हैं यहाँ आके। और ये लोग कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं सी कोस्ट के पास, सी कोस्ट के पास, समुद्र के तट के ऊपर अपना जो है एंजॉय कर रहे थे। दे वर एंजॉइंग द सनसेट, ये सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे आराम से जो है अपना पार्टी कर रहे हैं, और आराम से बैठे थे वहाँ पे, इनकी पार्टी चल रही थी, और पीछे से MBQ आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं, हमारे देबल्स को। सिचुएटेड ऑन सी कोस्ट, समुद्र के तट पर बैठे हैं ये लोग, वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे खूब। ये लोग जो है वहाँ पे सनसेट को देख रहे थे कि अरे वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर जो है सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे और वहीं पर आकर के हमारे मोहम्मद बिन कासिम इनको घेर लेते हैं, इनको घेरा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारे MBQ ही एनेक्स्ड नेहरून, हैदराबाद एंड स्विस्तान, और हमारे स्विस्तान को ये एनेक्स कर लेते हैं, इनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। लेट मी शो यू दीज एरियाज ऑफ नेरून, ये हमने यहाँ पर देखे हैं, इस जगह पर है। लेट मी इरेज दिस थिंग, इसे इरेज करते हैं, यहाँ पर आएगा आपके पास। ये रहा नेहरून। लेट चेंज करें एक बार कलर चेंज करके देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। ये रहा नेहरून, वैसे मुझे भी थोड़ा सा विजिबल नहीं है, और ये स्विस्तान का यहीं पर होना चाहिए। आप एक बार अपने मैप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली मुझे जो है कोई क्लियरली यहाँ पर दिख नहीं रहा, बिकॉज ये मैप बहुत ही छोटा है एंड आईसाइट की वजह से मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये नेरून का जो एरिया है, इस जगह पर जो है अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। नेहरून जो है, नेहरून बोला जाता है हैदराबाद के एरिया को,
हैदराबाद, अब ये जो है हमारे इंडिया वाला हैदराबाद नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि वो ये है कि हमारा जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, आई विल नॉट से हमारा, जो पाकिस्तान है हमारी नेबरिंग कंट्री है, आई विल से नेबरिंग कंट्री है जो हमारी पाकिस्तान, वहाँ पर भी एक जो है प्रेजेंट है, वहाँ पर एक जगह जिसे हैदराबाद कहा जाता है, वो एरिया प्रेजेंट है वहाँ पे। ये सब चीज़ें जो है मैंने भी डिस्कवर की थी जब मैंने एक देखा था वहाँ पे। ये सब चीज़ें हमें तब भी पता चलती हैं जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स ये सब चीज़ों में भी पता चलता है। लेकिन मुझे ये चीज़ें पता चली थी जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी एंड आई वॉज सीइंग अ गर्ल वॉचिंग अ पी ड्रामाज, वो जो चलते हैं ना ड्रामाज, वो कौन से हैं, C&K ड्रामाज एंड ऑल दैट द गर्ल्स आर वॉचिंग नाउ डेज, वो पी ड्रामा देख रही थी। एंड आफ्टर दैट आई सर्च्ड फॉर दैट, जब मैंने सर्च किया देन इट वॉज पाकिस्तानी ड्रामा। वो एक पाकिस्तानी ड्रामा में शो किया हुआ था अबाउट हैदराबाद। उसमें हैदराबाद जब मैंने देखा तो वो पाकिस्तान के एरिया में भी जो है वो हमें मिलता है। तो पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है और एक हमारे भारत में हैदराबाद है, एंड दे बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। भारत वाला हमारा है, वो पाकिस्तान का हैदराबाद है। तो ये नेरून का जो एरिया है, नेरून जो है वो हमारा ये हम पाकिस्तान वाले हैदराबाद की बात कर रहे हैं, हमारे वाले जो हैदराबाद की बात नहीं हो रही है। तब ये एनेक्स करते हैं नेरून हैदराबाद, और स्विस्तान का जो एरिया है, स्विस्तान का जो एरिया है ये MBQ जो है हमारे, ये एनेक्स करते हैं, एनेक्स्ड नेरून, जिसे हैदराबाद बोला जाता है। ये हैदराबाद का एरिया था और इन्होंने एनेक्स किया, इसके ऊपर कब्जा किया हमारे स्विस्तान की ओर। ये स्विस्तान सेवान को बोला जाता है, सेवान को बोला जाता है, ये सेवान का एरिया है। फॉलोड बाय अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर किंग दाहिर। किंग दाहिर जो है हमारे किंग दाहिर के बारे में हमने पढ़ा था, उनके ऊपर भी इन्होंने बड़ी विक्ट्री को हासिल किया था। एट द फोर्ट ऑफ रावर नियर हिज कैपिटल अलौर, इनकी जो कैपिटल थी अलौर, वहाँ पर इन्होंने एक किला बनवाया था, फोर्ट ऑफ रावर बनवाया इन्होंने, और यहीं पर इनकी एक विक्ट्री हो जाती है दाहिर के ऊपर। एक विक्ट्री भी यहाँ पर हमें दिखती है, विक्ट्री ओवर किंग दाहिर। किंग दाहिर के ऊपर इन्होंने विक्ट्री ली, कहाँ पर? एट फोर्ट ऑफ रावर। फोर्ट ऑफ रावर जो किसके पास है? नियर हिज कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है अल्लौर। अल्लौर इनकी कैपिटल थी, उसके पास एक किला है, किला जो है फोर्ट ऑफ रावर। रावर के पास जो है इन्होंने अपने जो किंग थे दाहिर, उसके ऊपर भी इन्होंने विजय को प्राप्त किया। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसके बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंटली अलौर, ब्रह्मणाबाद एंड मुल्तान, ये वो एरियाज़ हैं जो हमारे इंडस रिवर के पास हैं। और हमारा लोअर पंजाब जो है इसके जो कुछ हिस्सों में आते हैं, एंड द पार्ट्स ऑफ लोअर पंजाब, यहाँ इस हिस्से में इन्हें पाया जाता है। ये वो एरियाज़ हैं, इनको भी इन्होंने अपने साथ में शामिल कर लिया था, इनको भी जो है अपने साथ शामिल कर लिया, इनके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। MBQ ने क्या किया, इन्होंने अलौर, ब्रह्मणाबाद, मुल्तान, इनको भी जो है एनेक्स कर लिया, इनको भी जो है अपने साथ लेकर के चले गए, एनेक्स्ड देम, इनको भी एनेक्स कर लिया। और ये जो एरिया है ये इंडस रिवर के पास, और हमारा जो लोअर पंजाब है, लोअर पंजाब जो है ये पाकिस्तान में जो आज पंजाब है उसे बोला गया है। हमारे इंडिया वाले पंजाब की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान वाले पंजाब की ही बात हो रही है। उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको बोला जाता है, ये उनके आसपास वाले क्षेत्र हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारे इन्वेडिंग अरब्स थे, जो अरब्स यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, ऑल्सो किल्ड
अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लीइंग सोल्जर्स, जो भी आर्मी, जो भी सोल्जर्स भागते थे उनको भी ये मार देते थे, उनको भी ये मार देते थे। ये जो इनका मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट था, ये जो मिलिट्री की विजय इन्होंने प्राप्त की थी, इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द चचनामा। जो चचनामा एक यहाँ पर बुक है, दिस इज़ अ हिस्ट्री, ये चचनामा में भी मेंशन है, जिसे ट्रांसलेट किया गया था अराउंड 13th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी में इस चचनामा को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था। और ये चचनामा जो है ये एक अरेबिक हिस्ट्री है कासिम की, एमबीक्यू की। एमबीक्यू जो है हमारे मोहम्मद बिन कासिम, और आई विल से कासिम की अरेबिक में हिस्ट्री लिखी हुई है, इनका इतिहास लिखा हुआ है, जिसे चचनामा कहा जाता है। ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है चचनामा में। और उसे हमारी 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी का जो शुरुआत वाला हिस्सा था, अर्ली पार्ट जो था 13th सेंचुरी का, उसमें इस चचनामा को, ये जो हिस्ट्री है कासिम की, इसे पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन मतलब फारसी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया था। तो इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुई थी, हमारे एमबीक्यू की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो इन्होंने की थी, वो सब मेंशन है इन चचनामा। जो चचनामा है उसमें मेंशन है, और ये एक अरेबिक हिस्ट्री है, अरेबिक हिस्ट्री है ऑफ कासिम। इसे अर्ली 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया था। लेकिन इनका जो राज्य था, वैसे इनका जो राज्य था वो लास्ट किया था, हिज रूल लास्टेड फॉर ओनली 2 years। वो 2 साल तक इनका जो है वो शासन चला। इनका जो हालांकि जो इनका शासन था वो केवल सिर्फ 2 सालों तक का था, 2 वर्षों तक का था, वो वहाँ तक चला। लेकिन इनके इस ही शासन की वजह से इकोनॉमिक लाइफ जो थी, सिंध का जो इकोनॉमिक लाइफ था वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था। इनका जो रूल था, रूल चाहे इनका 2 years तक चला, रूल चाहे 2 years तक का था, लेकिन इस रूल की ही वजह से जो इकोनॉमिक लाइफ थी, जो इकोनॉमिक लाइफ थी सिंध की, ये डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये डिस्टर्ब क्यों हो चुकी थी? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, सिंध के जो लोग थे, पीपल जो थे, और साथ में हमारे जो मर्चेंट्स थे, बहुत भारी तादाद में जो लोग थे, बहुत भारी संख्या में जो मर्चेंट्स थे, वो यहाँ से जो है वो सिंध का इलाका छोड़ करके जा रहे थे। वो यहाँ से सिंध के इलाके को इन्होंने जो है वो छोड़ दिया, फ्लेड फ्रॉम हियर। वो यहाँ से छोड़ करके भाग कर चले जा रहे थे, कि वो चले गए यहाँ से कि हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन फिर भी क्या होता है, हालांकि जो अरब्स थे वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं सिंध में। अभी सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में जो हमारे अरब्स हैं ये सेटल होना स्टार्ट हो चुके थे, सेटल्ड डाउन इन सिंध। तो यहाँ पर अरब्स जो थे वो यहाँ पर सेटल्ड हो रहे थे हमारे सिंध के एरिया में। और इन्हीं अरब इन्फ्लुएंस जो था ये बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू भी रहा है। ये जो हमारा अरब इन्फ्लुएंस है, ये जो अरब इन्फ्लुएंस होगा ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक जो है, जो अरब्स का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक बना रहेगा, लॉन्ग पीरियड, वो एक लंबे समय तक यहाँ पर बना रहेगा।
तो ये था एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो मैंने आज आपको जो है समझाया, जो बताया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम गज़नवीड्स के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। और एक और ज़रूरी बात कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। एंड यू मस्ट नो अबाउट द preparation of the shorthand notes, how to make them, how to revise them, वो सब चीज़ें भी आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। आप shorthand notes बनाते रहिए मेरे साथ साथ और बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। Thank you so much for the support which you show towards my channel. Thank you so much once again. Keep studying, keep learning, keep motivated.